अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसमें हम लोग भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना जो है वर्ष 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना की स्थापना जो है वर्ष 1958 ईस्वी में की गई थी, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में ही की गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इससे संबंधित कह रहा है कि DRDO का मुख्यालय या मुख्य कार्य जो है वो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, उसके बाद में डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। जबकि भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र जो है वो विकास कार्यक्रम IGMDP जो कि 1982-83 में आरंभ किया गया था। उसके बाद में वर्ष 1980 ईस्वी में स्वतंत्र तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद में बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की स्थापना की गई थी 1942 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। और CSIR का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र अर्थात जो पहला मिसाइल था वो था दोस्तों पृथ्वी मिसाइल। उसके बाद में पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली है और इसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर की, जो कि एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद में पृथ्वी की परीक्षण की बात करें तो पृथ्वी का प्रथम परीक्षण हुआ था 25 फरवरी वर्ष 1988 ईस्वी में, और वो हुआ था दोस्तों चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से ही किया गया था। अग्नि की बात करें दोस्तों तो अग्नि जो है वो भी जमीन से जमीन पर मार करने वाली ही है, और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है दोस्तों 35 से 100 किलोमीटर की। कहने का मतलब है कि अग्नि जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ज़मीन से ज़मीन पे मार करती है, और यह 3500 किलोमीटर तक इसका रेंज है, इसका क्षमता है कि वो 3500 किलोमीटर तक वो मार कर सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अग्नि प्रथम अर्थात अग्नि 1 के बारे में। तो अग्नि 1 जो है उसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 22 मई 1989 ईस्वी को। और त्रिशूल की बात करें दोस्तों तो त्रिशूल जो है वो कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता मात्र 9 किलोमीटर की है। वहीं त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 5 जून 1989 ईस्वी को। जबकि नाग के बारे में बात करें तो नाग जो है दोस्तों वो है एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, जिसकी मारक क्षमता मात्र 4 किलोमीटर की है। दोस्तों, नाग का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें तो इसका सफल परीक्षण अर्थात नाग का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 24 नवंबर वर्ष 1990 ईस्वी को। जबकि नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों नाग को। इसके बाद में हम लोग आकाश के बारे में बात करेंगे। आकाश जो है दोस्तों वो जमीन से हवा में मार करने वाला एक बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर की है। और वहीं आकाश का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें तो इसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 14 अगस्त वर्ष 1990 ईस्वी को चांदीपुर से किया गया था। इसके बाद में अस्त्र की बात करें तो अस्त्र जो है वो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दोस्तों, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वह है दोस्तों अस्त्र प्रक्षेपास्त्र, जो कि हवा से हवा में मार करता है। उसके बाद में युद्ध टैंक अर्जुन का विकास जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा ही किया गया है, जिसे कि वर्ष 1996 ईस्वी में सेना को समर्पित किया गया है। उसके बाद में तेजस की बात करें तो तेजस जो है वह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। कहने का मतलब है कि दोस्तों स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, वह है दोस्तों तेजस विमान। जबकि प्रथम चालित या प्रथम चालक रहित भारतीय विमान की बात करें तो वह है दोस्तों लक्ष्य। और वहीं निशांत की बात करें तो निशांत जो है वह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस जो है दोस्तों वो सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, अर्थात कहने का मतलब है कि इसे दुश्मनों के पोत को नाश किया जाता है, और वो है दोस्तों ब्रह्मोस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, जो कि पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है दोस्तों भारत रत्न। और भारत रत्न जो है वो भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से।
और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जबकि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे रही थी दोस्तों इंदिरा गांधी, जिन्हें की वर्ष 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इस लिहाज से वे भारत की प्रथम महिला रही थी जो भारत रत्न सम्मान पाई थी। और ये कब पाई थी दोस्तों? वर्ष 1971 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें तो मरने के बाद अर्थात मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें की वर्ष 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरने के बाद। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। जबकि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी की बात करें तो वे थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि प्रथम विदेशी के तौर पे इन्हें दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया था और वो दिया गया था 1980 ईस्वी में। जबकि बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी से और ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे थी दोस्तों अरुंधति राय, ये 1997 ईस्वी में जीती थी। उसके बाद में बात करें तो बुकर पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है? तो बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य लेखन से संबंधित है। और मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर ही वर्ष 1958 ईस्वी से दिया जाता है। उसके बाद में एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। ये मैग्सेसे पुरस्कार जो है दोस्तों वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। जबकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें कि वर्ष 1958 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब है कि आचार्य विनोबा भावे को वर्ष 1958 ईस्वी में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे रही थी दोस्तों किरण बेदी, जिन्हें कि वर्ष 1994 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है दोस्तों भटनागर पुरस्कार। जबकि नॉर्मन बोरलॉग थे दोस्तों अमेरिका के रहने वाले और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी से। जबकि बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर कंपनी और कोरोमंडल इंटरनेशनल के विषय पर। इसके बाद में बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इससे सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रही थी डॉक्टर अमृता पटेल। जबकि संगीत का क्षेत्र का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1958 ईस्वी से और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रहे थे पंडित रविशंकर। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही हुई थी वर्ष 1965 ईस्वी से और इसकी स्थापना जो है वो शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी, उस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें कि वर्ष 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब है कि जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि सबसे पहले व्यक्ति रहे थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में बात करें तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला रही थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें कि वर्ष 1976 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1959 ईस्वी में। उसके बाद में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 ईस्वी से, जबकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी से। वहीं मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वे रही हैं दोस्तों मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली रही हैं रीता फारिया, जिन्हें कि वर्ष 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। जबकि मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली रही हैं सुष्मिता सेन, जिन्हें कि वर्ष 1994 ईस्वी में यह खिताब दिया गया था मिस यूनिवर्स का। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि तानसेन सम्मान जो है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा 1980 ईस्वी से किया गया था। इसके बाद में बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री की बात करें तो वे रही थी नरगिस दत्त, जिन्हें कि वर्ष 1958 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
और व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी से, और इसे प्रदान किया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और इससे सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति रहे थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। हम लोग अगला टॉपिक है दोस्तों मानव शरीर। इसमें हम लोग मानव शरीर से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव शरीर से संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मानव के खोपड़ी में कुल मिलाकर के 8 हड्डियां होती हैं, और मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन का दर है वह 16 से 18 बार होता है। उसके बाद में मस्तिष्क का जो वजन होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो होती है दोस्तों फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। और उसके बाद में सबसे छोटी हड्डी जो है वो है दोस्तों स्टेपिज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। इसके बाद में अगर मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, जो कि निचले भाग का होता है, जबड़े की हड्डी। उसके बाद में शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात करें तो सबसे कठोर तत्व होता है दोस्तों एनामिल, जो कि दांत में पाया जाता है, और दांत की ऊपरी परत ही है दोस्तों एनामिल, जो कि सबसे कठोर होती है। उसके बाद में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। जबकि सामान्य मनुष्य का तो जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए दोस्तों 120/80 मिलीमीटर। उसके बाद में शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो शरीर में रक्त के परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है, और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक की होनी चाहिए या होती है। इसके बाद में बात करें तो रक्त की मात्रा जो है वो शरीर के भार का कितना होता है। दोस्तों रक्त का जो मात्रा है वो पूरे शरीर के भार का 7% के बराबर होता है, जबकि मनुष्य में रक्त की मात्रा जो है वो 5 से 6 लीटर की होती है, और मानव रक्त जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और इसका पीएच मान होता है 7.4। इसके बाद में रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों, तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे ब्रिक भी कहा जाता है। उसके बाद में लाल रक्त का निर्माण या लाल रक्त कण का निर्माण करता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। और वहीं लाल रक्त कण के जीवन काल की बात करें तो लाल रक्त कण जो है वो 20 से लेकर के 120 दिन तक ही जीवित रहता है शरीर में, उसके बाद वह स्वतः मर जाता है। उसके बाद में श्वेत रक्त कणिका की बात करें तो श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है। उसके बाद में श्वेत रक्त कण को दोस्तों ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, जबकि लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसके बाद में शरीर का ताप नियंत्रक दो है दोस्तों, वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जबकि सर्वदाता रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल डोनर, कहने का मतलब है कि जो रक्त देने वाला समूह है दोस्तों वो सर्वदाता रक्त समूह है ओ, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह है दोस्तों जो कि जिन्हें कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं वह है दोस्तों AB। कहने का मतलब है कि ये ओ ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं, जबकि AB ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है प्लीहा, जिसको कि एप्सिलिन भी कहते हैं। उसके बाद में भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद में पित्त अर्थात बाइल की बात करें तो ये स्रावित होता है यकृत के द्वारा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों लीवर या यकृत। उसके बाद में शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं वह है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। जबकि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों एस्फिग्नोमैग्नोमीटर, अर्थात एस्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा ही रक्तचाप मापा जाता है। और मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है दोस्तों 12 जोड़ी, कहने का मतलब है कि मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इसके बाद में शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और वहीं लार में मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम है टॉयलिन, जबकि लिंग का निर्धारण जो है वो पुरुष क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का या लड़की का निर्धारण जो है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर है, और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, जबकि महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम होता है। दोस्तों मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय होता है, अर्थात वो 4 वेश्मिया होता है, जबकि शरीर के गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। उसके बाद में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है, जबकि RH फैक्टर के खोजकर्ता जो है वह दोस्तों लैंड एस्टिनर एवं विनर।
ये दोनों के दोनों जो हैं वो RH फैक्टर के खोज करता है। जबकि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। जबकि उसके बाद में बात करें तो शरीर में प्रतिदिन जो है दोस्तों वो 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। इसके बाद में बात करें तो मूत्र में दुर्गंध किस चीज़ से होता है, तो मूत्र में दुर्गंध होता है दोस्तों यूरिया के कारण। कहने का मतलब है कि मूत्र में यूरिया जो है वो विद्यमान होता है, उसकी वजह से ही मूत्र जो है वो दुर्गंधित होता है। उसके बाद में बात करें तो मानव मूत्र जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और इसका पीएच मान 7 से कम अर्थात 6 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पीएच मान स्केल पर अगर 7 से कम का जो मान रहेगा वो होगा दोस्तों अम्लीय प्रवृत्ति का, और 7 से जब ऊंचा पीएच मान बढ़ेगा तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। फिलहाल बात करें तो मानव का जो मूत्र है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है जिसका पीएच मान 6 होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है। जबकि शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट, उसके बाद में 37 डिग्री सेल्सियस, और बात करें केल्विन में तो 310 केल्विन। अगर शरीर का टेम्परेचर मापा जाए और 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इसे बुखार घोषित किया जाता है। कहा जाता है कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है या इन्हें बुखार लग चुका है। वहीं ये जो तीनों के तीनों है दोस्तों वो टेम्परेचर मापने का पैमाना है, स्केल है। एक फ़ारेनहाइट स्केल है जिस पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जबकि सेल्सियस पर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वहीं केल्विन के बारे में बात करें तो मानव शरीर का तापमान जो है वो केल्विन में 310 केल्विन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों स्केल के तौर पे कि किस स्केल में कितना मान होगा। इसके बाद में बात करें तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। जबकि शरीर में उत्तक का निर्माण होता है दोस्तों प्रोटीन से। उसके बाद में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे कि सेरेब्रम भी कहते हैं। इसके बाद में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, दोस्तों दांतों और हड्डियों का निर्माण जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को।